यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने मेनली कहा था जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं वो लंग कंजेशन से आ रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा से आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। साथ में पेशेंट को कभी कभी अगर सीवियरिटी बहुत इंक्रीज हो गई माइट्रल स्टेनोसिस की, तो पल्मोनरी आर्टरी वगैरह में प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पे आर्टरीज का रप्चर हो सकता है, पेशेंट में कॉफ के साथ ब्लड आ सकता है, हम लोग कहते हैं हिमोप्टिसिस हो सकता है। तो डिस्निया और हिमोप्टिसिस इसका मतलब ये नहीं कि टीबी या लंग कैंसर। अगर हार्ट में एक मरमर मिल गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है, ना कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब अगर हीमोडायनेमिक्स को और आगे बढ़ाएं, जिसको हम लोगों ने कल देखा था, और कुछ और क्लिनिकल फीचर्स और आगे चल के एक्सरे वगैरह पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो हीमोडायनेमिक्स में हम लोग कहते हैं इस तरीके से आपका हार्ट है। कल भी हम लोगों ने इसी डायग्राम को डिस्कस किया था, तो मुझे लगता नहीं कि आज मुझे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपका ये वॉल बहुत मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं, नैरो ऑरिफिस हो गई, ब्लड बड़ी मुश्किल से टर्बुलेंस करते हुए नीचे जाएगा और ना के बराबर जाएगा। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रही है वो भी ज्यादा नहीं है, राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो भी ब्लड मिला इसको किसमें पंप किया? एओर्टा में। एओर्टा में ही आगे चल के ब्रेकियल आर्टरी मिलती है, हाथ की आर्टरी, जहाँ पे हम लोग क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो होगा क्योंकि जितना ब्लड आना चाहिए उतना ब्लड आया नहीं, राइट। तो पेशेंट का देयरफॉर ब्लड प्रेशर विल बी लो। मैं कह रहा हूँ इस चैनल को बिल्कुल ब्लॉक कर दो, ब्लड प्रेशर जीरो हो जाएगा, डेथ हो सकती है इंसान की। तो एक चीज ये है ऐसे लोगों में जो बीपी होता है वो कम होता है, राइट। अगर मैं कहूँ कोई हाइपरटेंशन का मरीज है और अगर उसमें मैं बात करूँ मेट्रल स्टेनोसिस की, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेट्रल स्टेनोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा क्योंकि इस पे कोई लोड ही नहीं है, ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, राइट, और ना लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड पंप करेगा। अगर ब्लड कम होगा तो पेशेंट का बीपी लो होगा। लेकिन इसके रिवर्स डायरेक्शन में हम लोगों को आना है। अगर इसके रिवर्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन थी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बैक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, पल्मोनरी वेन है और यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और इन्हीं के बीच में आपके क्या है? लंग्स है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स। इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता डायग्राम। इसका मतलब जो प्रेशर है वो बैक प्रेशर होगा क्योंकि जहां ब्लड इकट्ठा है वहां प्रेशर है, यहाँ प्रेशर ज्यादा, राइट। पी का इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। यहाँ पे ये क्या है? पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा। ये लंग्स है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जानते ही हो तुम लोग, यहाँ पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा। राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर बहुत ज्यादा। यहाँ पे दो चेम्बर्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है जहां प्रेशर ज्यादा। एक चेम्बर ये है जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक चेम्बर ये है जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या हीमोडायनेमिक्स है और हार्ट के चेम्बर्स पे क्या बीतेगी। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 4 चेम्बर्स बनाते हैं, फिर से 2 चेम्बर्स की हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, राइट। एक आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम को भी बड़ी मशक्कत करके ब्लड नीचे भेजना था, तो इसकी भी आपकी हो गई हाइपरट्रॉफी। इतना छोटा सा नहीं रह गया, इतना बड़ा सा रह गया। लेफ्ट एट्रियम डायलिटेशन एंड हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एट्रियम डायलिटेशन एंड हाइपरट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलेचर इन्होंने ज्यादा काम करने के लिए बाइसेप्स अपने बना लिए। दूसरी चीज है यहाँ पे चलो प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर यहाँ पे भी ज्यादा है राइट वेंट्रिकल में भी, तो राइट वेंट्रिकल की भी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसी कलर से बनाते हैं। राइट वेंट्रिकल हार्ट के पीछे वाले साइड पे होता है, बैक साइड पे पोस्टीरियरली। तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और एंड लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। इन सब चीजों की बात हम लोगों ने किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट में जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है,
एओर्टा की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रेशर कम है मतलब बीपी कम है। तो कुछ चीजें और लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होगा, बट पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर विल बी हाई। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा हाई है, हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, राइट। जैसे अगर ये बीपी इंक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं या सिस्टमिक हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी का बीपी प्रेशर ज्यादा होता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी का इको कराएंगे तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बीपी कम होगा मतलब जो सिस्टमिक ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड, उनमें तो ब्लड नहीं होगा, उनका प्रेशर कम होगा। लेकिन वो वाली आर्टरी जो ब्लड कहाँ ले जा रही है, लंग्स के पास, उनका ज्यादा होगा प्रेशर, हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर बहुत हाई है। प्रेशर भी हाई है, इसको मेहनत करना पड़ रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड भी है, ब्लड ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इसको ले नहीं पा रहा है। इसी तरीके से हम लोग लास्ट कह देते हैं राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से देयरफॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी RVH। और लास्ट में हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल तो अपना कुछ काम धाम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है, RVF। तो हम लोगों ने पूरी पैथोफिजियोलॉजी देख लिया है, पूरे हीमोडायनेमिक्स देख लिए हैं। अब हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में खासकर जो अपना एक्सरे है और इकोकार्डियोग्राफी है, उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना आसान रहेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग एक एक्सरे कराएंगे तो देखेंगे क्या पिक्चर मिलती है। अब हम लोग बात किए लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस में क्योंकि हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन हर जगह देखते रहे हैं, यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करते हैं इको पे। एक और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, अगर एक एक्सरे भी करा लें पेशेंट का, क्योंकि बाकी सिम्टम ऐसे लग रहा है कि किसकी प्रॉब्लम है, लंग की, तो एक एक्सरे भी बनता है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे दो इन्वेस्टिगेशन, एक चेस्ट एक्सरे और दूसरा 2D इकोकार्डियोग्राफी। कल परसों हम लोगों ने पहली बार इकोकार्डियोग्राफी की थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी सी बात आज करेंगे। यहाँ पे अगर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दिस इज चेस्ट एक्सरे। तो हम लोग कह देते हैं चेस्ट एक्सरे PA व्यू कराते हैं जब भी कभी हमें हार्ट देखना होता है, राइट, मतलब एक्सरेज को पीछे से रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कैरेक्टरिस्टिकली मिलता है, कैरेक्टरिस्टिकली कैरेक्टरिस्टिकली क्या मिलेगा, जो हार्ट का बॉर्डर होता है राइट वाला, वो डबल हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसी को कहते हैं डबल राइट हार्ट मार्जिन, नोन एज डबल राइट हार्ट मार्जिन। दूसरा क्या है आपके पास डबल राइट हार्ट मार्जिन के अलावा, नहीं, इसी को दूसरे नाम भी देते हैं, हम लोग कहते हैं सैडो थ्रू सैडो। अभी देख लेंगे सैडो थ्रू सैडो। इसी को एक नाम और देते हैं डबल बबल। ठीक है, नाम देने वालों की कोई कमी नहीं होती है, याद हम लोगों को करना पड़ता है बिना मतलब के। हम लोग कह देते हैं डबल बबल। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम भी एनलार्ज हो गया है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए देख लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो गई है कैसे दिखेगी। तो एक एक्सरे लेके आते हैं, यहाँ पे एक्सरे में हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियम का। लेफ्ट वेंट्रिकल तो एनलार्ज होगा नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर दो डायग्राम बनाए थे, मैं ये कह रहा था कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो किसकी तरफ भाग रही है, वो राइट वेंट्रिकल की तरफ भाग रही है। तो एक बॉर्डर यहाँ पे एक्सरे पे मिल जाएगा, एक बॉर्डर कुछ ऐसा मिल जाएगा, और आपका लेफ्ट वाला तो ठीक है कुछ इस तरीके से। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ध्यान से देखिए।
बिल्कुल क्लियर कट है। एक आपका हार्ट का बिल्कुल लास्ट में बॉर्डर है, कुछ इस तरीके से। एक बॉर्डर आपको और दिख रहा है हल्का 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 सा यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका है डबल राइट हार्ट बॉर्डर, डबल राइट हार्ट बॉर्डर या मार्जिन, हार्ट मार्जिन, ठीक है। क्यों हुआ है? ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो डबल हार्ट राइट मार्जिन ये पता होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम लेते हैं जिसमें से इन लोगों ने भी मार्क करके ही दिया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बहुत अच्छे से एरो लगा के इन्होंने एक में बताया है, तुम लोगों को भी विजिबल होगा होपफुली। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक और बॉर्डर है, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया लेफ्ट एट्रियल मार्जिन, और ये राइट एट्रियल मार्जिन, ठीक है। तो जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, ऊपर का पार्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है। लेफ्ट वाला इतना बड़ा हो गया कि लेफ्ट वाला राइट की तरफ आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डबल बबल। एक ही चीज है सब, डबल बबल, ठीक है। सजेस्टिव ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि चेस्ट की प्रॉब्लम, सॉरी लंग की प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक्सरे तो वो कराता ही। अगर वो इंटरप्रेट कर सकते हैं बिल्कुल क्लोजली, तो यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है। और अगर मरमर आ रही है तो इसका मतलब कंफर्म है ये किसका प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका मतलब लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरे की बात कर ली, और एक्सरे में हम लोग देख पा रहे हैं देयर इज डबल राइट हार्ट मार्जिन। अब हम लोग 2D इको की बात फिर से कर लेते हैं। सेकेंड, 2D इको कार्डियोग्राफी। पिछले टर्न पे हम लोगों ने कहा था इको एक तरीके से क्या है, लाइक अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, यूएसजी ऑफ हार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट 2D इको। तो 2D इको में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिल सकती है। एक इको भी ले लेते हैं, तुम लोगों को आइडिया लगे कि माइट्रल वॉल्व कैसे दिखता होगा। इको का मतलब लगभग अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से करते हैं। जो ब्लैक है इसका मतलब वो हार्ट के चेम्बर्स हैं। ओवर राइट करके बताते हैं, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, ये वाले आपके दोनों माइट्रल वॉल्व के लीफलेट्स दिख रहे हैं। इसी का एरिया हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड के फ्लो को देख लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है दैट इज 2D इको। क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं? कुछ तो हम लोग कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। आइए देखते हैं। इको करा के हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वॉल के ऑरिफिस का साइज, क्या देख सकते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस दिख गया। और स्टेनोसिस में ये भी हमें आइडिया लग गया, मेजर कर सकते हैं द वॉल ऑरिफिस साइज, ठीक है। तो अगर कोई माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट इको करा के आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना कितना एरिया स्टेनोज्ड है या कितना एरिया ऑरिफिस का बचा हुआ है। तभी आप ग्रेडिंग कर पाओगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि अभी इसका काम मेडिसिन से चलेगा या पेशेंट में सर्जिकली वॉल रिपेयर करना होगा या वॉल को रिप्लेस कर देना होगा बाई आर्टिफिशियल वॉल्स, राइट। इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं, साइज ऑफ हार्ट चेम्बर्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। हार्ट चेम्बर्स कैसे कैसे एनलार्ज होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है, या अगर बताने की जरूरत है तो यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। और दूसरी चीज क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकल को कुछ नहीं हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कोई गलती भी नहीं दे रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, RVH। ये दो चीजें हम लोग साइज ऑफ हार्ट में सबसे पहले। इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इको में देख सकते हैं, कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। हम लोगों ने जो हीमोडायनेमिक्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे से एक्सप्लेन भी हो रहे हैं, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अगर ये जानना चाहो कितना प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, जैसे मान लीजिए अगर मैं एओर्टा की बात करूं, अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं,
ये आपका 120/80 mmHg होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, पल्मोनरी ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ये कितना होता है 20/10 mmHg। अगर हम लोग किसी में कहना चाहते हैं कि इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और इसमें जो प्रेशर हो जाता है दैट इज ग्रेटर देन 25 mmHg। 20 का 25 हो गया। तो जैसे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी में बीपी नापते हैं, उसी तरीके से कार्डियक कैथेटराइजेशन से या इको से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज में कितना प्रेशर है। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर क्यों बढ़ेगा? अगर किसी में आगे फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, या हो सकता है किसी को कोई लंग का डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से वहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हो। अभी हमारे मतलब का माइट्रल स्टेनोसिस है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से बैक फ्लो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या राइट वेंट्रिकल बहुत मेहनत करके ब्लड को पुश करना चाहेगी, जिसकी वजह से प्रेशर आपका लेफ्ट एट्रियम तक हाई रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कुछ एफर्ट नहीं लगाया। एफर्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पेशेंट के पास क्या नहीं था, पेशेंट के पास ब्लड ही नहीं था लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, वॉल्व रिपेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे फिर से एक लाइन डायग्राम से हार्ट बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे दिखा दिया जाए कि माइट्रल वॉल्व स्टेनोज्ड हो गया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, लेफ्ट एट्रियम आपका मोटा भी हो जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। बॉडी के टिश्यूज को अगर डिस्टर्ब करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। पहली चीज है, यहाँ पे ब्लड बहुत देर तक इकट्ठा होगा तो यहाँ पे क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से क्लॉट क्लॉट। और ये क्लॉट अगर आगे चले गए, और ये क्लॉट अगर आपके ब्रेन तक चले गए, तो पेशेंट में क्या होगा, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हम लोग कह देते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, पैरालिसिस वगैरह का अटैक आ सकता है। तो कुल मिला के ये क्लॉट खतरनाक है, इसीलिए हम लोग क्या देंगे, एंटी कोगुलेंट्स देंगे, हिपैरिन वगैरह, एंटी कोगुलेंट्स, ठीक है। जब हम लोगों ने मायोकार्डियल इंफाक्शन पढ़ा था तो एंटी कोगुलेंट्स की बात की थी। यहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है क्योंकि ब्लड क्या है, स्टैग्नेंट है, ब्लड बहुत देर तक रुका है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं अगर एट्रिया इसी तरीके से आप इसको स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे एक्टोपिक पेसमेकर बन जाएंगे। एक्टोपिक पेसमेकर किस कलर से लिखें कि दिखे, यहाँ पे बनने लगेंगे एक्टोपिक पेसमेकर। ऐसे नोट के अलावा अगर कोई पेसमेकर बन जाए तो एक्टोपिक पेसमेकर, जिसकी वजह से ये एट्रिया को कहेंगे कि तुम ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हो, जल्दी जल्दी पंप करो। तो एट्रिया का जो पंपिंग रेट हो जाएगा, एट्रियल रेट हो सकता है 350 पर मिनट से ज्यादा हो जाए। इसी को हम लोग कह देते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। एट्रिया का रेट, हार्ट के चेंबर्स का रेट तो वही होता है 72 पर मिनट, लेकिन अगर किसी को माइट्रल स्टेनोसिस है तो सबसे ज्यादा जो चेंबर सफर करता है, जिसको हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल को पुश करना पड़ता है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के दो कॉम्प्लिकेशन, एक तो वहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम आपकी क्या करने लगती है, फड़फड़ाने लगती है कि किसी तरीके से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाए, अपना रेट बढ़ा लेती है, वहां पे एक एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है। ऐसे नोट तो था ही। यहाँ पे 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको ध्यान में रखना है। 2 कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। 2 कॉम्प्लिकेशंस में एक आपका एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, और दूसरा आपका हो गया क्या चीज, दूसरा हो गया क्लॉटिंग, क्लॉट इन एट्रिया, ठीक है, जो आगे चल के डिसेमिनेट होके पेशेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात, तो मेडिसिनल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेडिसिनल या मेडिकल मैनेजमेंट कह लें तो ज्यादा अच्छा है। इसको 2 तरीके से हम मैनेज करते हैं, एक तो मेडिसिन देके मेडिकल मैनेजमेंट,
और दूसरी क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वही वॉल्व वगैरह को रिपेयर करेंगे, नहीं होगा तो हटा के दूसरा वॉल्व ले आएंगे। हम लोगों ने जब क्लॉट की बात की थी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात की थी, तो एंजियोप्लास्टी की बात की थी। वहां पे ब्लड वेसल को रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसको रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉल को रिपेयर करते हैं। यहाँ पे बशर्ते अगर रिपेयर टर्म हटा दिया जाए, हम लोग सोचते हैं वॉल थोड़ा सा क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए, बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे, नैरो हो गए थे। ठीक है, तो कभी कभी इंसिजन लगा देते हैं लीफलेट्स के बीच में, हम लोग कहते हैं वॉल्व्योटमी, वॉल्वोटमी। ठीक है, कभी कभी एक बैलून ले जाते हैं, वहीं पे इन्फ्लेट कर देते हैं, तो वहां पे वॉल के जो कमिसर्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। राइट, तो आइए यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। हम लोग दो चीज बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डिजॉक्सिन को भी हम लोगों ने देखा है। राइट, डिजॉक्सिन फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। राइट, और दूसरी चीज है हमारे पास एंटी कोगुलेंट्स लाइक हिपेरिन, एंटी कोगुलेंट्स लाइक हिपेरिन, एनॉक्सापेरिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। सिंपल है, इन लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों आपके मेडिसिनल हो गए, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल। हम लोग कहते हैं सॉरी, वॉल्वोटमी, या हम लोग कह देते हैं यहाँ पे पेशेंट में क्या कर दिया, वॉल्व रिप्लेसमेंट, वॉल्व रिप्लेसमेंट। सिंपल है, तो ये दो टाइप के हमारे पास ट्रीटमेंट हो गए, सर्जिकल और मेडिसिनल। एक यहाँ पे छोटी सी स्लाइड ले लेते हैं, शायद मैंने ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ क्लिप किया हुआ था, नहीं किया था। ये है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेशेंट में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल क्या देंगे, मेडिकल वॉल्व के लिए नहीं देंगे, एंटी फिब्रिलेशन के लिए देंगे ताकि एट्रिया पागल ना हो जाए। और दूसरी चीज है एंटी कोगुलेंट्स देंगे ताकि वहां पे कोई ब्लड क्लॉट ना बन पाए। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, अगर मेडिसिनल से काम नहीं चल पाया और पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होने लगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखोगे कैसे, 2D इको से। इसका मतलब बैक प्रेशर बहुत ज्यादा है, पेशेंट में कभी भी डिस्निया हो सकता है, पेशेंट में लंग के अंदर कैपिलरी रप्चर हो सकती है, मतलब पेशेंट को क्या हो सकता है, हिमोप्टिसिस वगैरह हो सकता है, जान जा सकती है अगर ब्लीडिंग नहीं रोक पाए। यहाँ पे वही तीन ट्रीटमेंट ये भी बताना चाह रहे हैं। वॉल को किसी तरीके से रिपेयर कर दिया, वॉल्व्यूलोप्लास्टी। वॉल के जॉइंट्स को तोड़ दिया, लीफलेट्स होते हैं, वॉल्वोटमी। तीसरा चीज है नहीं हो पाया तो वॉल को रिप्लेस कर दिए। राइट, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वॉल्वोप्लास्टी मतलब माइट्रल वॉल रिपेयर। वॉल्वोटमी हम लोग कहते हैं माइट्रल वॉल के क्या होते हैं, कस्प्स होते हैं, उनको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कमिसर्स, ताकि दूर दूर चले जाएं, ब्रेकिंग ऑफ लीफलेट कमिसर्स। कमिसर्स लीफलेट्स जो जुड़े होते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया ये माइट्रल वॉल्व है, इसके दो फ्लैप्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, तो क्योंकि ब्लड जा नहीं पा रहा है तो इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा, अगर बहुत चिपके या कैल्सीफाइड वॉल्व होते हैं। तीसरी चीज हम लोग कह देते हैं कुछ नहीं हो पा रहा है तो आर्टिफिशियल वॉल्व, जो कि बायोटिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए होते हैं, या हो सकता है मेटेलिक वॉल्व, यहाँ पे कुछ प्लेस करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ईसीजी करते हैं पेशेंट का या एक्सरे करते हैं तो हार्ट में वॉल्व दिखते हैं, क्योंकि कभी कभी मेटेलिक भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि मैनेज कैसे करेंगे, रिपेयर करेंगे, वॉल्वोटमी करेंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, और प्लस इको में, और कोगुलेशन क्यों होगा, एक्टोपिक क्यों बनेगा, फिब्रिलेशन क्यों होगा, इको फाइंडिंग क्यों होगा, एक्सरे क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया है। चैट सेक्शन में आइए।